रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर। देखना एक दिन मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई रवि सिंधी वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि सिंधी। और एज यू नो दैट कि एसएससी हैज रिलीज्ड इट्स कैलेंडर फॉर 2021 एंड 2022। तो ये टाइम जो है दोस्तों, ये प्रिपरेशन करने का है, ये हार्डवर्क करने का है, ये बर्न द मिडनाइट ऑयल करने का है, टू स्टडी टिल लेट नाइट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आज आपको इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट है, एसएससी बैंक का जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके बारे में एक डेमो क्लास देने के लिए आया हूं दोस्तों। आज आपको ये बताने आया हूं कि एसएससी में इंग्लिश का सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, इंग्लिश का क्या सिलेबस होता है। आज मैं डेमो क्लास आपके लूंगा। और डेमो जो है, डेमो का मतलब जैसा कि आप जानते हैं, डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन। डेमो जो शब्द है, डेमो जो वर्ड है सर, इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका मतलब होता है सर डेमोन्स्ट्रेशन। और डेमोन्स्ट्रेशन का जो अर्थ होता है वो होता है प्रदर्शन। तो इसलिए मुझे आज क्या करना है, प्रदर्शन करना है, और मुझे आपका प्रदर्शन देखना भी है। दोस्तों, प्रदर्शन का मतलब है कि मैं आपको यह बताऊंगा कि एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स जो है सर वो इंग्लिश के अंदर आते हैं। तो एक एक बात इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश की जो प्रॉब्लम्स जो आपके मन में ये आता है कि सर इंग्लिश में क्या क्या आता है, अभी तो हमको यही नहीं पता, अभी तो हमने स्टार्टिंग की है, अभी तो हम फर्स्ट ईयर में हैं, पहली बार आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो इंग्लिश की जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी। आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंग्लिश के अंदर पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो दोस्तों। तो इसे पेशेंटली इसे देखिए सर, पेशेंस रख करके, ईयरफोन लगा करके पूरी वीडियो को देखना। इस 1 घंटे की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में आता क्या क्या है। समझ गए दोस्तों? तो आज की जो क्लास है ये कंप्लीटली इंग्लिश के सिलेबस पर, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन सब पर बेस्ड होगी। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की। इधर देखिए, हाँ डेमो है, आज सिर्फ प्रदर्शन करना है सर। हाँ देखिए दोस्तों, इधर देखिए, देखिए मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं और मैंने लिखा इंग्लिश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट है, मगर उससे भी पहले ये एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है सर, भाषा है, लैंग्वेज है, जो कि हमारे रूटीन लाइफ में बोली जाती है। लेकिन ये सब्जेक्ट कब है? जब हम इसको क्लासरूम में पढ़ने के लिए आते हैं। उसी प्रकार हिंदी भी एक भाषा है, लेकिन वो भी एक सब्जेक्ट कब है? जब हम हिंदी सीखने क्लास में जाते हैं। समझ गए? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा सा ये इजी हो जाता है। तो इधर देखिए दोस्तों, इंग्लिश को मैं आपके सिलेबस के हिसाब से, एसएससी के हिसाब से 3 भागों में क्लासिफाइड कर सकता हूं। सर कौन कौन से 3 भाग? देखिए दोस्तों, नंबर 1 ग्रामर। नंबर 1 दोस्तों ग्रामर पार्ट। नंबर 2 आता है सर वोकेबलरी पार्ट। एंड नंबर 3 आता है सर कॉम्प्रहेंशन पार्ट। इन 3 भागों में मैंने इंग्लिश को क्लासिफाइड कर दिया है आपके सिलेबस के हिसाब से, एसएससी के सिलेबस के हिसाब से। सर मैं यहां टीचर या लेक्चरर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनमें लिटरेचर पोर्शन जो है वो ऐड हो जाता है। अभी हम एसएससी की जनरली बात कर रहे हैं और बैंक का भी आप सेम मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए, तो इंग्लिश को 3 भागों में क्लासिफाइड कर दिया है माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड वोकैबुलरी एंड थर्ड कॉम्प्रहेंशन। कौन कौन से टॉपिक आते हैं मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रूव होने वाली है। देखिए सर, सबसे पहले हम बात करें तो इंग्लिश में बेसिक होता है सर, मैं आपको पढ़ाता हूं बेसिक, जो 3 या 4 दिनों का बेसिक, उसमें जो है हमारे फंडामेंटल जो भी इफेक्ट होते हैं सर वो क्लियर हो जाते हैं सर बेसिक के अंदर। उसके अलावा दोस्तों बेसिक के बाद एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सर, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं नाउन। जोर से बोलिए, क्या? नाउन बोलते हैं सर। नाउन के बाद दोस्तों एक टॉपिक होता है प्रोनाउन। क्या होता है सर?
प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन बहुत ही लेंथी चैप्टर है, आप लोगों ने अभी नाउन भी पढ़ा होगा, प्रोनाउन भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं सर आपने उस लेवल का नहीं पढ़ा होगा जो लेवल एसएससी और बैंक में आता है। समझ गए? जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, आपने पढ़ा होगा कि नाउन क्या बोलते हैं, बचपन से रटी रटाई परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम, वो सॉरी क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, ऐसा आप हिंदी की परिभाषा पढ़ते आए हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन और प्लेस और थिंग और एक्शन और कंडीशन। तो दोस्तों ये परिभाषा तो है, लेकिन हमको तो बहुत गहराई में जाना है, बहुत डेप्थ में जाना है सर। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमसे ना हो। तो वो चीजें दोस्तों, चाहे कितना ही टफ लेवल का एग्जाम बन जाए सर, मैं प्री की तो बात ही नहीं कर रहा हूं सर, हम तो मेंस की बात कर रहे हैं। प्री तो अपने आप हो जाता है सर, अप टू मेंस लेवल की बात कर रहे हैं सर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमसे नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। देखते जाइए, नाउन, प्रोनाउन। इसके अलावा सर एक टॉपिक होता है दोस्तों, एडजेक्टिव डिग्री। एडजेक्टिव एंड डिग्री, एडजेक्टिव और उसकी अवस्थाएं। एडजेक्टिव और डिग्री के बाद दोस्तों एक टॉपिक होता है एडवर्ब। क्या होता है सर? एडवर्ब होता है, एडवर्ब। एडवर्ब के अलावा और भी टॉपिक सर, एक टेंस होता है, टाइम एंड टेंस जिसको आप बोलते हैं। टेंस, एक ही वर्ड में आप इसकी डेफिनेशन को समाप्त कर देते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल, लेकिन नहीं सर, टेंस काल नहीं, टेंस बहुत बड़ी चीज है और बहुत गहराई में जाना है। आपने कभी ऐसा टेंस नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ गए दोस्तों? और हाथों हाथ इन सब की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। टेंस की हम बात करते हैं। टेंस के बाद देखिए दोस्तों, टेंस के बाद जो है, अभी देखिए यहां पर थोड़ा जगह जो है वो कम है, तो मैं ये बाकी के जो टॉपिक्स है वो इधर लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना? बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है। टेंस, टेंस के बाद सर एक टॉपिक होता है, अभी इसको मैं पहले देखिए, हाँ मैं पहले ग्रामर के टॉपिक्स लिख देता हूं, उसके बाद मैं वोकैबुलरी की बात करूंगा, ठीक है ना? तो अभी आप थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं कर रहा हूं। टेंस के बाद दोस्तों एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है सर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद दोस्तों हमको पढ़ना है इसके अलावा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, जोर से बोलिए, क्या पढ़ना है सर? प्रीपोजिशन हमको पढ़ना है। प्रीपोजिशन के बाद एक टॉपिक सर, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एसएससी, और मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, आज ही बताऊंगा आपको। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक होता है कंजंक्शन। क्या होता है सर? कंजंक्शन टॉपिक होता है दोस्तों। और बताइए सर, और बताओ, मैं बताता हूं। देखिए सर, एक होता है दोस्तों आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, और एक होता है सर डिटरमिनर्स। जो है डिटरमिनर्स भी एक टॉपिक होता है, आर्टिकल्स भी एक टॉपिक है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सर, एंड आई विल टीच यू वन बाय वन। समझ गए आप मेरी बात? एंड यू विल हैव टू गो into the depth of these topics। इन टॉपिक्स की गहराई में आपको जाना होगा सर, then you will be able to clear the examination of SSC। सर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंड बैंक सर, तो बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत टफ है, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन टफ बहुत है दोस्तों। आज के जमाने में आप सभी जानते हैं कि जब सरकारी नौकरी जो है, एक छोटी सी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना भी बहुत टफ होता है आज के जमाने में। तो उस समय अगर आप इंस्पेक्टर बनने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है, समझ जाइए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज आप इंस्पेक्टर बनोगे, रिटायरमेंट आपका असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर से होगा, तो समझ जाइए सर कि आज बेरोजगारी के इस युग में जब एक छोटी सी नौकरी लेना भी कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उस युग में अगर आप इंस्पेक्टर बनने का सपना देख के बैठे हैं तो जाहिर सी बात है, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। हाँ, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि ये इंसान के लिए बहुत छोटी चीजें हैं। समझ गए आप मेरी बात? हाँ, तो डिटरमिनर्स, आर्टिकल, कंजंक्शन। इसके बाद सर एक टॉपिक होता है दोस्तों, देखिए इसके बाद एक टॉपिक होता है सर कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कैसे वर्ड्स सर? कंफ्यूजिंग वर्ड्स सर, वे शब्द जो हमें कंफ्यूज करते हैं। सर क्यों कंफ्यूज करते हैं बताओ ना सर, हमने इनका क्या बिगाड़ा है? अरे कंफ्यूज इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि ये दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में और इनके प्रयोग में काफी अंतर होता है। दे अपीयर टू बी सिमिलर बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग्स एंड देयर यूजेस। समझ गए? कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इसके अलावा और क्या होता है? एक टॉपिक होता है दोस्तों इन्वर्जन।
सर ये इन्वर्जन क्या होता है, हमने तो कभी इनका नाम ही नहीं सुना, ये इन्वर्जन क्या होता है? बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, और आजकल एसएससी में इंपॉर्टेंट है, आता है सर इन्वर्जन। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, उल्टी इंग्लिश इसको आप कह सकते हैं, इन्वर्जन को क्या कह सकते हैं? उल्टी इंग्लिश, पीछे से इंग्लिश का शुरू होना, उसे इन्वर्जन कहते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से भी पहले कर देते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो उसे इन्वर्जन कहा जाता है। बताऊंगा सर, सारी बातें हैं, अभी पहले सिलेबस समझ लेते हैं। मैंने कहा ना कि टुडे इज अवर डेमो, एंड डेमो के अंदर हमको पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सर, उसके बाद जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे मैं पढ़ाऊंगा। देखिए इन्वर्जन, इन्वर्जन के बाद दोस्तों एक टॉपिक आता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, ये भी एक टॉपिक है सर। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन व्हाट इज नीडेड, मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितना चाहिए उससे अधिक। याद रखना दोस्तों कि ना तो हमको कम पढ़ना है और ना ही हमको थोड़ा सा भी फालतू पढ़ना है। थोड़ा सा फालतू भी सही नहीं होता, वो गलत होता है, समझ गए? किसी चीज की कम मात्रा भी गलत और किसी चीज की अति भी गलत। तो सुपरफ्लुअस का मतलब अति होता है, तो आवश्यकता से अधिक भी हमको नहीं पढ़ना, दैट इज कंसीडर रॉन्ग, दैट इज कंसीडर इनकरेक्ट। समझ गए आप मेरी बात? मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक होता है हमारा वॉइस। क्या होता है सर? वॉइस। जो प्री में तो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, मेंस में 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 आते हैं। वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, बहुत अच्छा है, बहुत डेप्थ में जाएंगे सर। आगे चलिए, एक टॉपिक होता है सर नरेशन। नरेशन का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, कथन होता है, और इसके दो स्पीच होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आपसे एग्जाम में, मेंस में पूछा जाता है। तो 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 जो है 25 क्वेश्चंस आते हैं 200 में से नरेशन के। देख लीजिए, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, आप सिलेबस का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक होता है दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस। एक टॉपिक होता है सर कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त सूचक वाक्य। कैसे वाक्य सर? शर्त सूचक वाक्य जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा वर्ब जो है, वर्ब मैंने लिखवा दी एडवांस वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का एक प्रकार मॉडल्स जो है, इसको हम अलग से पढ़ लेते हैं। मॉडल्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये हेल्पिंग वर्ब का ही एक प्रकार है, और इसको भी हम अलग से पढ़ते हैं सर। तो बेसिक हो गया, और ये सब टॉपिक हैं जो आपके ग्रामर में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव डिग्री, एडवर्ब और टेंस। समझ गए आप मेरी बात? उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स और इन्वर्जन। और उसके बाद सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस और मॉडल्स। ये सभी टॉपिक ऐसे हैं सर। एक कोलोकेशन भी एक टॉपिक होता है सर, कोलोकेशन। कोलोकेशन भी एक टॉपिक होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, ये सब जो टॉपिक है आप इनका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं, देख लीजिए, इधर देखिए। ये जो टॉपिक है सर, ये सभी टॉपिक ग्रामर के हैं जो आपके एग्जाम में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और आप पढ़ने वाले हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए। बहुत गहराई में जाना है इनका, बहुत जो है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एक इडियम फ्रेज है इंग्लिश के अंदर, है ना, टू ट्राई टू नो द इंटरनल पार्ट ऑफ मीनिंग, इंटरनल पार्ट ऑफ पैसेज, टेक्स्ट जो भी है। तो इसका बहुत डेप्थ में हमको जाना है सर। ये टॉपिक है ग्रामर के, आप समझ गए? तो क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी मैं बताऊंगा आपको, कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कैसे आएंगे, नाउन के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अगर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो बच्चे पुटअप करते हैं क्वेश्चंस कि सर हमको ये टॉपिक बताइए है, हमको इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो मैं हाथों हाथ उनसे पूछ करके जो भी वो टॉपिक कहते हैं उसी को मैं पढ़ा देता हूं। समझ गए? तो अभी तो ऑनलाइन है तो मैं आपके जवाब नहीं सुन पा रहा हूं। तो ग्रामर बेसिक, नॉन फाइनाइट वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव डिग्री, एडवर्ब, टेंस, subject verb agreement, preposition, conjunction, articles, determiners, confusing words, inversion, superfluous expression, voice, narration, conditional sentence, modals and collocations। ये टॉपिक्स जो हैं ये ग्रामर के टॉपिक्स है सर। अभी हम बात करेंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम वोकैबुलरी की बात करेंगे। तो वोकैबुलरी में सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी में क्या क्या आता है सर, मैं बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों,
सेकंड, फर्स्ट तो मैंने आपको ग्रामर जो है, ये तो ग्रामर का जो सिलेबस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब सेकंड जो है वो है सर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जो है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं शब्द विचार, वर्ड पावर जो है सर, वर्ड पावर, शब्द शक्ति, वर्ड पावर भी हमको स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, तो आपको मालूम ही है कि वोकैबुलरीज आर एज इंपॉर्टेंट एज ग्रामर। समझ गए? ग्रामर से कम नहीं है, इसका भी इतना ही रोल होता है। और तीसरी बात यह कि जब आप कॉम्प्रहेंशन पार्ट को सोल्व करेंगे, जब आप कॉम्प्रहेंशन पार्ट को आप सोल्व करेंगे, तो फिर आपको ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों का आना बहुत जरूरी है, तभी तो आप पैसेज को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो वोकैबुलरीज भी हमको डेली पढ़नी है, ये याद रखिएगा। अगर आपने कोई भी चीज छोड़ दी तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो वोकैबुलरीज आर एज मच एज इंपॉर्टेंट एज ग्रामर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो सर क्या क्या आता है वोकैबुलरी में, देखिए दोस्तों, नंबर 1 सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब आप हिंदी में पढ़ते होंगे, पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे हिंदी में पढ़ते थे कि नभ का आकाश होता था, गगन होता था, अंतरिक्ष होता था, ऐसे इंग्लिश में भी हमको सिनोनिम्स याद करने हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स याद करने हैं सर। अब पहले वाली जमाना नहीं रहा जो पूछ लेगा कि भैया पुअर का पर्यायवाची बताइए और पुअर का अपोजिट बताइए, तो आप कह देंगे सर रिच आएगा, ब्यूटीफुल का अगली आएगा। अब ये सब बातें नहीं आती है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कैसी बातें आती है, ठीक है ना। वो लेवल एसएससी और बैंक का नहीं रहा जो पहले बहुत इजी होता था, अब बहुत टफ हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स को जो है हमें याद करना पड़ता है सर, तब जाके एसएससी पास होने, बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो एक होता है सिनोनिम्स, पर्यायवाची, इसको बोलते हैं सर। एक होता है एंटोनिम्स, इसका अर्थ होता है विलोम, एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड जो होते हैं ना, अपोजिट वर्ड, उन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं सर। सर इसके बाद होता है सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द होता है ना सर, उसको पूरे वाक्य को जो प्रतिस्थापित करके एक शब्द लिखा जाता है सर, उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे आप बचपन में पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता है उसे बोलते हैं आस्तिक। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, उसे क्या बोलते हैं? पूरे वाक्य के लिए शब्द आएगा थीस्ट। थीस्ट मींस आस्तिक। लेकिन ये थोड़ा इजी है, अब इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, अब बहुत टफ लेवल के आते हैं। मैं पढ़ाऊंगा सर, पढ़ाऊंगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा दोस्तों एक होता है इडियम्स। इडियम्स का मतलब होता है सर मुहावरे। बताइए क्या होता है सर? कहावतें, मुहावरे। समझ गए आप मेरी बात? इडियम्स सर, इडियम्स फ्रेजेस। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना सर, हिंदी में भी तो हम लोग बोलते हैं कि 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। उसी प्रकार इंग्लिश में भी मुहावरा है सर, टेकन टू हिल्स, इसका मतलब भाग जाना। समझ गए आप मेरी बात? तो इसलिए इंग्लिश में भी जैसे हम लोग मुहावरों का यूज करते हैं, कहावतों का यूज करते हैं, उसी प्रकार अंग्रेज भी जो है इनका प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश में उन्हें इडियम्स फ्रेज कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है सर फ्रेजल वर्ब्स। very important phrasal verbs, very important part of vocabulary। फ्रेजल वर्ब क्या होती है मैं बताऊंगा आपको, अभी तो मैं सिलेबस आपको लिखवा रहा हूं, ये वोकैबुलरी के पार्ट है। और एक होता है सर स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग्स का भी हमको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन प्री में और लगभग 3 क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेलिंग्स का भी हमको ध्यान रखना है सर, कि स्पेलिंग्स भी हमसे गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये वोकैबुलरी का पार्ट है, आप देख लीजिए, मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड स्पेलिंग्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है ना। ये 6 टॉपिक हैं जो वोकैबुलरी के अंदर पूछे जाते हैं। अब तीसरा जो पार्ट आता है वो होता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन, अब जो कॉम्प्रहेंशन जो पार्ट है ना सर, ये कॉम्प्रहेंशन वर्ड बना है कॉम्प्रहेंड से। किससे बना है? कॉम्प्रहेंड। और कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है समझना। क्या होता है? समझना। तो जब हमारी समझने की शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, हमको ग्रामर पूरी आ जाएगी, हमको वोकैबुलरी आ जाएगी, हम चीजों को समझना सीख जाएंगे, समझ गए, तो फिर हमको कॉम्प्रहेंशन पार्ट को सॉल्व करना है। और लगभग 70 नंबर्स जो है, 70 मार्क्स, 200 में से 70 मार्क्स कवर करता है ये कॉम्प्रहेंशन पार्ट आपका मेंस के अंदर। ध्यान रखना, इसके अंदर जो है एक तो होता है पैसेज, अनसीन पैसेज कह लीजिए, एक तो पैसेज होता है सर, पैसेज।
पैसेज जानते हो ना, अनसीन पैसेज आपको मिलेगा और उसमें से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने पड़ते हैं। एक होता है सर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आप सभी जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक पैसेज आपको मिलेगा, लेकिन उस पैसेज के बीच में जो है वो फिल इन द ब्लैंक स्पेस आपको दिए जाएंगे, तो उनको आपको फिल करना है सर। पैसेज को देखते हुए, पैसेज को समझते हुए उन ब्लैंक जो स्पेस होंगे उनको फिल करना है हमको। और इसके अलावा एक होता है सर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है ये भी एक टॉपिक है, और जिसे हम शॉर्ट में PQRS भी बोलते हैं, PQRS भी बोल सकते हैं, या फिर पैरा जंबल भी हम लोग कहते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SSC CGL मेंस में 20 क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं। मैं बताऊंगा सर, मुझे तो बहुत महारत हासिल है, मैं आपको बताऊंगा इन टॉपिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आप जो है टेंशन मत लीजिए, आई एम फुली कॉन्फिडेंट पर्सन, समझ गए, बिकॉज आई हैव ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश सर। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014 एंड आई एम ऑल्सो 3 times गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड पर्सन। तो डोंट वरी, आई विल टीच यू एवरीथिंग। आप सिर्फ मस्त रहिए, बिंदास रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी बात को मानिए, बहुत ऊपर जाएंगे, वरना सीधे ऊपर जाएंगे। समझ गए दोस्तों? इधर देखिए, तो कॉम्प्रहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इंग्लिश को 3 भागों में मैंने क्लासिफाइड किया आपके कोर्स के हिसाब से। एक तो ग्रामर पार्ट जो मैंने अभी लिखवाया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद वोकैबुलरी पार्ट और उसके बाद कॉम्प्रहेंशन पार्ट। ये 3 पार्ट हैं जो हमको ढंग से, और सर इन सब के लिए मात्र हमको चाहिएंगे 5 से 6 महीने। 5 से 6 महीने अगर आप नहीं पढ़ेंगे, इफ यू डोंट रिवाइज एट योर होम, तब तो सब कुछ आप भूल जाएंगे, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप इनको रिवाइज करेंगे और जो मैं प्रैक्टिस सेट्स आपको दूंगा उनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कुछ नहीं भूल पाएंगे, सब कुछ याद रहेगा और एग्जाम में पास हो जाएंगे सर। समझ गए? मैं भी इनको पढ़ के पास हुआ था, मैं भी इनको सबको पढ़ करके मेरी नौकरी लगी थी सर। एक नहीं, दो नहीं, 3 नौकरी लगी थी, और आपकी भी इन्हीं को ही पढ़ करके नौकरी लगने वाली है। समझ गए दोस्तों? तो इसलिए यही सब कुछ है, आप ये मानिए। लिख लिया? अब देखिए वक्त आ गया है, मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आज डेमो क्लास है, कोई भी टॉपिक अगर मैं शुरू करूंगा तो जाहिर सी बात है वो टॉपिक तो पूरा नहीं हो पाएगा, और ना ही आप उस टॉपिक को समझ पाएंगे, क्योंकि समझने से पहले ही वो टॉपिक पूरा दिन हो जाएगा, 1 घंटा निकल जाएगा पूरा। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। समझ गए आप मेरी बात? इधर देखिए, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं सर, बताइए। जैसे देखिए, सपोज दैट कि मैं आपको बताता हूं कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, सर प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब मान लीजिए ये पहला टॉपिक मैंने लिखा प्रीपोजिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, अब आप सभी जानते हैं वैसे तो कि प्रीपोजिशन जो है ये प्रे प्लस पोजिशन, प्रे प्लस पोजीशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, और प्रीपोजिशन का प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान या स्थिति। तो जैसा कि ये वर्ड है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जिसका स्थान पहले होता है, और किससे पहले होता है सर? नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। तो प्रीपोजिशन वह वर्ड है सर, प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन to show its relation with the other words of the sentence. सेंटेंस के बाकी शब्दों से इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध स्थापित करने के लिए जो शब्द बीच में काम में लिया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। बोलिए हाँ या ना, यस या नो। इधर देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? देखिए, पूरा चैप्टर तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आज आपको, क्वेश्चन कैसे आते हैं सर। अब देखिए इधर, 1 सेकेंड, अब ऐसा तो आएगा नहीं, ऐसा आएगा आप मुझे देखो कि आई लिव खालिस्तान दिल्ली, और आपसे पूछेगा बताओ भाई इन आएगा कि ऑन आएगा या बाई आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा? आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? सबको मालूम है कि इसमें इन आएगा, मगर ये एग्जाम में नहीं आएगा। जो आपको आता है वो एग्जाम में नहीं आता है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताता हूं दोस्तों। प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, याद रखना वो आते हैं फ्रेजल वर्ब में से। कहां से आते हैं सर? फ्रेजल वर्ब्स में से आते हैं, या फिर आते हैं सर फिक्स प्रीपोजिशन में से। बताइए कहां से आते हैं? फिक्स प्रीपोजिशन में से आते हैं। ये याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि एसएससी और बैंक के बच्चों को
जो एसएससी और बैंक के एस्पायरेंट है ना, उनको केवल वही टीचर पढ़ा सकता है जिसने एसएससी और बैंक का एग्जाम पास किया हो, या फिर जिसने एसएससी बैंक एग्जाम की अपने सब्जेक्ट की विशेष तैयारी की हो। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि दोस्तों एसएससी और बैंक का जो सिलेबस है ना, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनसे क्वाइट डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है सर। समझ गए आप मेरी बात? तो एसएससी बैंक की तैयारी करने वाला जो बंदा है ना, जिसने एग्जाम पास किए हो, वही एसएससी और बैंक को पढ़ा सकता है। अदरवाइज और कोई, मान लीजिए कि कोई थर्ड के टीचर है या सेकंड के टीचर, तो मुझे लगता है कि उनका सिलेबस जो है इनसे बिल्कुल अलग है। मैं कोई आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन हाँ, जिसने प्रॉपर तैयारी की है एसएससी बैंक की, वही इंसान जो है एसएससी बैंक का एक्सपीरियंस रखता है और वही उनको अच्छे से पढ़ा सकता है। देखिए, आई लिव खालिस्तान दिल्ली। अब इस प्रकार के क्वेश्चन तो एग्जाम में आने से रहे सर, ये आएंगे। आप सोचिए इनको पढ़ करके आपको कस्टम इंस्पेक्टर कोई बना देगा? आप सोचिए कि इनको पढ़ करके आपको डिपार्टमेंट दे देगा राष्ट्रपति सचिवालय की, जाओ भैया बैठ जाओ। अरे ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपसे कोई कह दे कि देयर इज ए बुक खालिस्तान द टेबल। अरे भैया सबको पता है, अगर 31 लाख बच्चे बैठेंगे तो 31 लाख बच्चों को पता है कि इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है, ऑन आने वाला है। लेकिन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ये आपको वहां परीक्षा में नहीं मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो सर कैसे मिलेंगे, बता दो ना सर, कैसे मिलेंगे? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो याद रखिएगा, या तो आते हैं कहां से, फ्रेजल वर्ब में से, और या फिर आते हैं कहां से, फिक्स प्रीपोजिशन में से। ये याद रखिएगा। सर कैसे बताऊं ना, जैसे मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, और प्रीपोजिशन से इसका क्या लिंक होता है जो मुझे प्रीपोजिशन के अंदर इसको बताना पड़ रहा है। देखिए इधर मैं बताता हूं दोस्तों, ए वर्ब दैट इज कंबाइंड, a verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both and giving a new meaning। देखिए इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। मैं बताता हूं कि ऐसी वर्ब सर जो कंबाइंड होती है किसी एडवर्ब के साथ या फिर किसी प्रीपोजिशन के साथ, और कभी कभी दोनों के साथ। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि ऐसी वर्ब जिसके पीछे कोई प्रीपोजिशन होती है, जिसके पीछे कोई एडवर्ब होता है, या फिर कभी कभी दोनों होते हैं, और प्रीपोजिशन या एडवर्ब के जुड़ने के बाद उस वर्ब का अर्थ बदल जाता है, उस वर्ब का अर्थ बदल जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं सर? फ्रेजल वर्ब उसे हम बोलते हैं। समझ गए आप मेरी बात? दोबारा सुन लीजिए कि जब हम किसी मेन वर्ब में, इधर देखिए, जब हम किसी मेन वर्ब में, हिंदी में समझा रहा हूं आपको, कि जब हम किसी मेन वर्ब में किसी प्रीपोजिशन को या फिर किसी एडवर्ब को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद ना तो अर्थ निकलता है मेन वर्ब का और ना ही अर्थ निकलता है प्रीपोजिशन या एडवर्ब का, बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, कोई थर्ड मीनिंग निकल के आती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। समझ गए आप मेरी बात? क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। सर कैसे बताओ ना? जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा गेट माने होता है प्राप्त करना, और यूपी अप एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है ऊपर। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गेटअप, तो गेटअप का ना तो अर्थ निकला प्राप्त करना और ना ही अर्थ निकला ऊपर, बल्कि तीसरा अर्थ निकला सर जागना, यानी कि उठना, राइज या अवाक। यस या नो? समझ गए? तो आप बोलते हो ना कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सुबह सुबह ऊपर जाके कुछ प्राप्त करता हूं। नहीं सर, इसका मतलब तो यह है कि मैं जल्दी सुबह उठता हूं। तो गेटअप आप बचपन से बोलते आ रहे, ये गेटअप है क्या? ये फ्रेजल वर्ब है। समझ गए आप में? अच्छा आपने एक बात बताइए, आपने ये तो सुना होगा, सर, आपने ये तो सुना होगा सर कि टेक माने क्या होता है? लेना होता है, और ओ डबल एफ एक प्रीपोजिशन होती है सर, बंद करने के लिए या सेपरेशन के लिए इसका प्रयोग होता है। तो टेक ऑफ जब दोनों को मिला देते हैं तो टेक ऑफ का तीसरा अर्थ निकलता है उड़ान भरना, यानी कि टू फ्लाई। बोलते हैं ना सर, एयरपोर्ट पे बोलते हैं ना कि आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, इसका मतलब वो उड़ान भरने वाली है। समझ गए आप मेरी बात? उड़ान भरने वाली है। तो इन्हें हम बोलते हैं सर
फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। समझ गए दोस्तों आप मेरी बात? और देखिए और देखिए और देखिए सर, जैसे लुक आफ्टर है, लुक आफ्टर का मतलब ये थोड़ी है कि बाद में देखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है सर देखभाल करना, नरिश करना, नर्चर करना, देखभाल सर, देखभाल, इन सबको हम कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, बोलो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब। कोई आपसे पूछ ले कि बता दीजिए कि फ्रेजल वर्ब की परिभाषा क्या होती है, तो आप कहना कि अगर हिंदी में पूछे तो क्या कहना कि जब हम किसी मेन वर्ब में किसी प्रीपोजिशन को या किसी एडवर्ब को मिलाते हैं तो दोनों में से किसी का भी अर्थ नहीं निकलता बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, तो उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। समझ गए? हाँ, और इंग्लिश में ए वर्ब दैट इज कंबाइंड विद एन एडवर्ब और ए प्रीपोजिशन और समटाइम्स बोथ गिविंग ए न्यू मीनिंग दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये तो आएगा नहीं सर, इधर देखिए, इधर देखिए सर, ये तो आएगा नहीं ना, ये तो आएगा नहीं ना सर कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ये तो आएगा नहीं सर, सबको मालूम ही है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताता हूं। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखिए एक सीजीएल का क्वेश्चन बताता हूं आपको कि शी हैड बीन टोल्ड बाई many people, she had been told by many people that her shiny blonde hair and blue eyes made her stand for in a crowd। और आपसे कहेगा कि बताओ इस वाक्य में एरर क्या है। अब देखिए दोस्तों, एक तो वो क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का और एक ये क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का। क्या लगता है आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता होगा? सर सभी को दिख रहा है नीचे वाला ही आता होगा, ऊपर वाला तो इतना इजी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आने लग जाए तो फिर सीट्स कम पड़ जाएगी गवर्नमेंट को, सारे ही इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इधर देखिए कि शी हैड बीन टोल्ड बाय मेनी पीपल, उसे कई लोगों के द्वारा यह बताया गया कि उसके चमकीले भूरे बालों ने और उसकी नीली आंखों ने भीड़ में उसे स्टैंड फॉर बना दिया। अब सर स्टैंड फॉर क्या होता है मैं बताता हूं। इधर देखिए दोस्तों, स्टैंड एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है खड़ा होना, मैं खड़ा हूं, स्टैंड हूं, समझ गए। और फॉर एक प्रीपोजिशन है, लेकिन दोनों को मिला देते हैं तो इसका अर्थ होता है टू एपिटोमाइज। का मतलब होता है प्रतीक होना, टू बी ए सिंबल। लेकिन अगर हम स्टैंड के बाद आउट लगाते हैं ना, स्टैंड आउट, तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है टू बी अट्रैक्टिव, विशिष्ट होना, आकर्षित होना। समझ गए आप मेरी बात? तो सेंटेंस को देखिए आप कि उसे कई लोगों के द्वारा यह बताया गया कि उसके चमकीले भूरे बालों ने और उसकी नीली आंखों ने उसे भीड़ में आकर्षित बना दिया। और आकर्षित को हम सर स्टैंड फॉर नहीं बोलेंगे, स्टैंड आउट बोलेंगे। तो गलती सी पार्ट में है सर, फॉर नहीं आएगा, आउट आएगा। तो देखिए टॉपिक वही प्रीपोजिशन का है, टॉपिक ये भी प्रीपोजिशन का है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। यू आर एबल टू सी हियर, आप सभी देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे आएगा। ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है। जब हमको एक एक फ्रेजल वर्ब याद होगी कि स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है, स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है, टेक टू का मतलब क्या होता है, टेक इन का क्या होता है, टेक फॉर का क्या होता है, टेक ऑन का क्या होता है, टेकन अबैक का क्या होता है, टेक फॉर या टेक टू या टेक इन या टेक ऑन का क्या होता है, तब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देन वी विल एबल टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। समझ गए? तो ये इजी क्वेश्चन नहीं है, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन है। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं सर, या फिर कहां से आते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन में से आते हैं। और देखिए मैं आपको बताता हूं, इधर देखो, ये तो आप समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से जो है वीडियो जो है वो पीछे करके आप दोबारा से देख सकते हैं सर। और देखिए सर, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर, बताओ ना। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे एक क्वेश्चन था सीजीएल में, देखिए कि द टेररिस्ट मेड ए वैन अटेम्प्ट टू ब्लो आउट द ब्रिज
ये सीजीएल सर 2015 का क्वेश्चन है। ए, बी और सी और नो एरर। आपसे पूछेगा कि बताइए भैया गलती कौन से भाग में है, एरर कौन से भाग में है। देखिए दोस्तों कि आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ये ओ है दोस्तों, ओ, टेररिस्ट मेड वैन, वैन का मतलब होता है व्यर्थ, कि आतंकवादियों ने व्यर्थ का प्रयास किया। किस चीज का? पुल को उड़ाने का, पुल को विस्फोट करने का। जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? ब्लो आउट लिखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, ब्लो आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका ब्लो का मतलब तो होता है बजाना, ब्लो द विसल, सीटी बजाना, और आउट का मतलब होता है बाहर। लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो ब्लो आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझाना, टू एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाना। लेकिन आतंकवादियों ने पुल को बुझाने का प्रयास नहीं किया, पुल को उड़ाने का प्रयास किया, विस्फोट करने का प्रयास किया। तो विस्फोट करने के लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्लो अप, ब्लो अप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू एक्सप्लोर। टू एक्सप्लोर का मतलब विस्फोट करना। तो आप मुझे बताइए कि आतंकवादियों ने पुल को बुझाने का प्रयास किया कि उड़ाने का प्रयास किया? सर उड़ाने का प्रयास किया, तो यहां पर ब्लो आउट नहीं आएगा, बताइए क्या आएगा? ब्लो अप आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बोलो हाँ या ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी माय डियर फ्रेंड्स? यस या नो? हाँ, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे सर। और देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर, बताइए। इधर देखो, इधर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सर फिक्स प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रेजल वर्ब के तो आते ही हैं, फिक्स प्रीपोजिशन के भी आते हैं। सर ये फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है? अरे दोस्तों, कई वर्ब्स ऐसी होती हैं या कई एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ उनकी प्रीपोजिशन फिक्स होती है। वहां पर हमको हिंदी के अनुसार नहीं चलना होता, हमें अंग्रेजी के, इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता है। समझ गए? हिंदी के अनुसार चलेंगे तो आपकी हिंदी होना तय है। जैसे देखिए, जैसे आपने मेरी बात सुनो, आपने घरों के बाहर, कई घरों के बाहर आपने देखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा, कुत्तों से सावधान। आपने कई घरों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, इधर मैं इधर लिख देता हूं, कई घरों के बाहर आपने देखा होगा लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान, ये लिखा होता है सर, ये लिखा होता है। लेकिन कई जगह इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो इंग्लिश में क्या लिखा होता है? सावधान को तो बोलते हैं सर बिवेयर। अब से जो है, से को बोलते हैं फ्रॉम, और कुत्तों को बोलते हैं डॉग्स। तो ये लिखा होना चाहिए ना हिंदी के अकॉर्डिंग, तो ये लिखा होना चाहिए ना कि बिवेयर फ्रॉम डॉग्स, लेकिन ऐसा नहीं लिखा होता। तो क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स। क्या लिखा होता है? बिवेयर ऑफ डॉग्स। सर ऑफ क्यों आया? क्योंकि बिवेयर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। समझ गए आप मेरी बात? आपको एग्जाम में फ्रॉम देकर के एरर दी जाएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रीपोजिशन किसके बाद फिक्स होता है। हमें हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम सोचेंगे यार से को तो फ्रॉम बोलते हैं, फ्रॉम लगा दो। लेकिन नहीं सर, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिवेयर फ्रॉम नहीं, बिवेयर ऑफ आएगा। बताइए समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, अब जैसे देखिए, हिज फादर, his father died खालिस्तान कैंसर। His father died खालिस्तान कैंसर। उसके पिताजी कैंसर से मर गए। अब कैंसर से मर गए तो से को तो अंग्रेजी में हम फ्रॉम बोलते हैं। तो क्या हमें ऐसे बोलना चाहिए कि his father died from cancer? नो सर, नो। हमें बोलना पड़ेगा his father died of cancer। सर ऑफ क्यों आया? क्योंकि ये फिक्स रूल है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से होती है, भूख से होती है, प्यास से होती है, शर्म से होती है, दुख से होती है, तो डाई के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। he died of cancer, he died of malaria, he died of grief, he died of thirst, he died of hunger, he died of starvation। अरे हाँ या ना? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड से होती है, आत्महत्या करने से होती है, या हिंसा से होती है, तो आता है he died by violence, he died by suicide। किसी की व्यक्ति की मृत्यु ज्यादा खाने या ज्यादा पीने से होती है तो फ्रॉम आता है, he died from over drinking, he died from food poisoning। किसी के साथ होती है तो विधाता ही आप जानते ही हो। समझ गए आप मेरी बात? हाँ,
तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं, या तो फिक्स प्रीपोजिशन के या फ्रेजल वर्ब के। बाकी ये देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, आई लिव इन दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये सब आना बंद हो गए हैं। आपको बहुत गहराई में जाकर के फ्रेजल वर्ब आपको पढ़नी पड़ेगी और फिक्स प्रीपोजिशंस के रूल्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। मैं करवाऊंगा, सब कुछ मैं करवाऊंगा, बस आप तो मेहनत करते रहिए, मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करते रहिए और डेफिनेटली आपका कल्याण हो जाएगा। समझ गए? हाँ, क्योंकि मेरा भी इन्हीं को पढ़कर ही हुआ है सर। इधर देखिए, तो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैंने आपको बताया। सर नाउन के क्वेश्चन कैसे आते हैं बताओ ना। सर नाउन के क्वेश्चन कैसे आते हैं? नाउन के, चलो मैं बताता हूं कि नाउन के क्वेश्चन, आज डेमो ही तो है, आज यही तो बताना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। बच्चों को यही तो बताना है कि उनको किस गहराई तक पढ़ना है, कहां तक उनको जाना है, कितने से पार पड़ जाएगी, कितने से कौन सी पोस्ट मिलेगी। सर सीधा फंडा है, 7-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू बिकम इंस्पेक्टर in the departments of central government like income tax, custom, प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो आपको सर 7-8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। पटवारी बनने के लिए भी 4 घंटे पढ़ना पड़ता है सर, और आईएएस बनने के लिए 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है। समझ गए ना? हर किसी का क्राइटेरिया फिक्स है सर। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। अब डिपेंड आपको करना है कि कहां तक संतुष्ट होते हो। और मैं तो कहता हूं कि सर ख्वाब हमेशा ही बड़े देखने चाहिए, छोटे ख्वाब कभी मत देखो। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि छोटे ख्वाब देखना ही अपराध है। तो वो डायलॉग है ना, कित्तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो इसलिए दोस्तों सेटिस्फाइड नहीं होना, बड़ा से बड़ा सोचिए। सर आईएएस बनने की सोचेंगे तो इंस्पेक्टर तो बन ही जाएंगे ना, आईएएस ही बन जाएंगे। ठीक है, देखिए इधर। हाँ, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर? नाउन के क्वेश्चन कैसे आते हैं बताओ ना सर। नाउन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो बता देता हूं नाउन के। अब नाउन का ये तो आएगा नहीं कि बेटा बताओ बॉय का प्लुरल क्या होगा। सर बॉयज होगा, ये तो कभी आएगा नहीं। आएगा कि बेटा बताओ बॉयज खालिस्तान गोइंग टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, बताओ बेटा क्रिकेट, बताओ बेटा इज आएगा कि आर आएगा। सर आर आएगा। अबे ये क्वेश्चन तो अब गायब हो गए, ये तो प्राचीन काल में आते थे, अब वो काल नहीं रहा जब ये क्वेश्चन आते हैं। तो फिर कैसे आते हैं सर? मैं बताऊंगा कैसे आते हैं। इधर देखिए, मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे ये शब्द है, देखिए क्या, गिलास। क्या होता है गिलास? ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है, सिर्फ ये ट्रेलर है। सर ये गिलास क्या होता है? दोस्तों गिलास का अर्थ होता है शीशा, शीशा। और जब गिलास का मतलब शीशा होता है ना, तो याद रखना ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसका प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में यानी कि सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर एक और होता है गिलास, इसका अर्थ होता है गिलास बर्तन वाला, अ पीस ऑफ क्रॉकरी, अ पीस ऑफ क्रॉकरी, जो बर्तन वाला जो गिलास होता है वो। अगर गिलास का मतलब बर्तन वाला गिलास है, तब याद रखना कि ये काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। मतलब इनका जो सिंगुलर फॉर्म होता है, मतलब इनका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो तो होता है गिलास, और जो प्लुरल फॉर्म होता है वो होता है गिलासेस। बिल्कुल नॉर्मल नाउन जैसे होती है, बिल्कुल वैसे नाउन है, अगर इसका मतलब बर्तन वाला गिलास है तो। और अगर इस गिलास का मतलब शीशा है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके अलावा सर एक होता है ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब होता है सर चश्मा, चश्मा, स्पेक्टेकल्स हम कह सकते हैं, चश्मा, गोगल्स हम कह सकते हैं। तो दोस्तों जब इसका मतलब चश्मा होता है तो याद रखना ये ऑलवेज प्लुरल। बोलिए कैसा? ऑलवेज प्लुरल। अब देखिए आप, एक ही शब्द है लेकिन 3 प्रकार की बातें निकल के आती है। देखो इधर, एक गिलास ये जिसका मतलब क्या होता है शीशा, जब इसका मतलब शीशा होता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है सर, और हमें किसी भी कीमत पर इसमें एस नहीं लगाना है, इनको प्लुरलाइज नहीं करना, बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है, वहां पर करके दिया जाएगा। ग्लास जो होता है बर्तन वाला गिलास, सर इसका सिंगुलर होता है ग्लास, और प्लुरल क्या होता है? ग्लासेस। जैसे नॉर्मल नाउन होती है बॉय का बॉय और प्लुरल बॉयज, गर्ल का सिंगुलर गर्ल, बहुवचन जो होता है प्लुरल वो गर्ल्स होता है। ये सिंपल नाउन है। और जब ग्लासेस होता है चश्मे वाला, तब याद रखना ये हमेशा कैसी होती है? प्लुरल। तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा? क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, देख लीजिए कि माय हाउस इज मेड ऑफ ग्लासेस। आपसे पूछेगा बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। आपसे पूछेगा बताइए कि इस वाक्य में गलती कहां पर है कि मेरा जो घर है
वो चश्मे से बना हुआ है। आप मुझे बताओ कि मेरा घर चश्मे से बना हो सकता है क्या? मेरा घर किसका बना हुआ है? शीशे का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। और जब शीशे का बना हुआ है ना सर, तो वो तो ग्लास अनकाउंटेबल होता है, उसका तो कभी प्लूरल नहीं बनता। तो गलती सी पार्ट में है सर, ग्लासेस नहीं आएगा। बताइए क्या आएगा? ग्लास आएगा, ग्लास आएगा। बताइए समझे कि नहीं समझे? ग्लासेस नहीं आएगा सर, ग्लास आएगा, ग्लास। समझ गए? अगर ऐसे होता सर कि योर ग्लास हैज बीन फ्रेम्ड फ्रेम्ड फ्रेम्ड, कि तुम्हारा चश्मा जो है वो फ्रेम करा दिया गया है, उसको फ्रेम करा दिया गया है, तो सर चश्मे को ही फ्रेम कराएंगे, शीशे को क्या फ्रेम कराएंगे? तो सर यहां पर ग्लास नहीं सर, ग्लासेस आएगा। और ग्लासेस के साथ हैज नहीं, प्लूरल वर्ब हैव आएगी। सर योर ग्लासेस हैव बीन फ्रेम्ड। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो नाउन के आते हैं सर। ये थोड़ी है कि बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज होगा, या फिर सिंपल दे दिए कि इज एम आर आएगा, इज कब आएगा, आर कब आएगा। नहीं सर, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमको दिए जाते हैं जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है सर, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। बहुत डेप्थ में जाऊंगा। कई रूल्स ऐसे होते हैं जिनको अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि उनको बताने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए होता है। समझ गए? बहुत टाइम चाहिए होता है, तो वो भी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज आज जो है वो डेमो क्लास है सर। मुझे तो रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, ये बताना है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। समझ गए? और भी बहुत सारे रूल है सर। सर और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं नाउन के? देखो, जैसे देखो ये क्या लिखा हो, क्या है ये? बताना क्या है ये? क्या है ये? ये वर्ड है, वर्ड। वर्ड है, ये वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड। आपको पता है वर्ड का अर्थ क्या होता है? पता है आपको? दोस्तों वर्ड का अर्थ होता है शब्द। क्या होता है भाई? शब्द। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल शब्द, और एक शब्द का मतलब होता है वादा। एक शब्द का मतलब होता है प्रॉमिस, वचन। बोलते हैं ना कि अपने शब्दों पर खरा उतरना। तो वो ये वाले शब्द थोड़ी है जो लिखे हुए हैं सर, जो लिखे होते हैं ये शब्द थोड़ी है। वो तो वादे की बात कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट ए प्रॉमिस। समझ गए आप मेरी बात? तो वर्ड जो है, एक बात सुनिए, अगर वर्ड का मतलब वाक्य में वर्ड का प्रयोग होने से, अगर वाक्य में वर्ड का प्रयोग होने से अगर उसका अर्थ निकलता है एक नॉर्मल शब्द, तब तो याद रखना कि ये काउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है ये? काउंटेबल है। मतलब इनका सिंगुलर तो होता है वर्ड, और प्लूरल होता है वर्ड्स, जैसा कि नॉर्मल नाउन्स का होता है। लेकिन याद रखना कि अगर वर्ड का मतलब है वादा, अगर वर्ड का मतलब है वादा यानी कि प्रॉमिस, तो याद रखना दोस्तों कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। हम किसी भी कीमत पर इसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते, इनका प्लूरल नहीं बना सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। आपको ये पता लगाना होगा कि यहां वर्ड का मतलब वादा है या नॉर्मल वर्ड है। बताइए हाँ या ना? तो देखिए मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपको देता हूं कि एवरीवन everyone everyone should be everyone should be true to his वर्स। एक तो मैंने ये सेंटेंस लिखा है एवरीवन शुड बी ट्रू टू हिज वर्स, और एक मैंने ये सेंटेंस लिखा है सर, देखिए एक मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि योर essay should not exceed 250 वर्ड। 250 वर्ड। 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं दोस्तों। एक तो ये कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वादे का सच्चा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शब्दों का सच्चा होना चाहिए, अपने वादे का पक्का होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए पहले वाला जो एग्जाम्पल है इसमें क्या आना चाहिए? बताइए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शब्दों का सच्चा, शब्दों का मतलब क्या है? यहां पर वादा है सर, वादा प्रॉमिस है। और जब वादा है तो इसमें सर वर्ड्स नहीं आएगा। बताइए क्या आएगा? वर्ड आएगा, वर्ड। जबकि नीचे वाला देखिए कि तुम्हारा निबंध जो है, तुम्हारा जो ऐसे है ना, वो 250 से अधिक शब्दों का नहीं होना चाहिए। अब यहां कौन से शब्दों की बात हो रही है? नॉर्मल वर्ड्स की बात हो रही है जो हम लिखते हैं। 250 से अधिक वादों का नहीं होना चाहिए, तो हो नहीं सकता। 250 से अधिक शब्दों का नहीं होना चाहिए, वो शब्द जो नॉर्मल है। और जब 250 शब्द है सर, एक थोड़ी है, 250 है, एक से ज्यादा है, तो नाउन आनी चाहिए प्लूरल फॉर्म में, और प्लूरल फॉर्म में जो है वो वर्ड नहीं आएगा। बताइए क्या आएगा? वर्ड्स आएगा। तो इसमें यहां पर एरर है और इसमें यहां पर एरर है। शब्द एक ही है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है सर। यहां वर्ड का मतलब वादा है, प्रॉमिस है, जबकि नीचे वाले में जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब नॉर्मल वर्ड है।
बताइए आप मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो नाउन के क्वेश्चन अगर आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे सर, इस प्रकार से आएंगे। समझ गए दोस्तों? देख लीजिए, हाँ आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, तो आपको इजीली यू विल इजीली फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई एम टीचिंग यू सर, व्हिच आई एम टीचिंग यू। तो ये नाउन के क्वेश्चन थे सर। और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बताइए ना सर, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इधर देखिए, और कैसे सर, नाउन हो गया, प्रपोजिशन हो गया, और बता। अच्छा ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। वैसे तो खैर आप ऑफलाइन क्लासेस में तो बच्चों से मैं पूछता हूं कि किसी भी टॉपिक को अगर आपको पूछना है तो आप पूछिए, मैं वही टॉपिक चालू कर देता हूं। बच्चों की जिज्ञासा शांत करने की कोशिश मेरी पूरी रहती है, क्योंकि कंपटीशन के बाद, नौकरी के बाद अब और कोई लाइफ आपकी ऐसी नहीं आने वाली जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप स्कूल के बाद कॉलेज आ गए, कॉलेज के बाद आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कोचिंग में आ गए, तो कोचिंग के बाद कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। तो यहां पर आपकी जिज्ञासाओं का शांत होना बेहद जरूरी है सर। यहां भी नहीं होगी तो फिर कहां होगी? अरे यस या नो? इधर देखिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताइए सर, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है? मैं बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वे शब्द, वे वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं। सर कंफ्यूज क्यों करते हैं? हमने आखिर इनका क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ा कुछ नहीं है भाई, हमको नौकरी चाहिए। तो ये वर्ड्स इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये दिखने में तो सिमिलर होते हैं। दिखने में तो कैसे होते हैं? ये सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहां होता है सर? डिफरेंस कहां होता है? डिफरेंस होता है सर इनकी मीनिंग्स में। डिफरेंस होता है सर इनकी मीनिंग्स में, डिफरेंट होता है इनके यूजेस में। अरे हाँ या ना? इनमें सर, इनमें जो है वो अंतर होता है। तो बताइए ना सर, मैं बताता हूं। देखिए, जैसे देखिए, इधर देखिए, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है प्रैक्टिस। और ये क्या लिखा हुआ है? ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया है, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस लिखा हुआ है, ये भी प्रैक्टिस लिखा हुआ है। ये सी है, ये एस है। ये प्रैक्टिस देखिए, दोबारा से देख लीजिए, प्रैक्टिस, ये सी है और ये एस है, बस ये अंतर है ना? लेकिन दोस्तों दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है मैं बताता हूं। ये जो सी वाला प्रैक्टिस है ना, ये नाउन है, नाउन, और इसका अर्थ होता है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। और ये जो एस वाला है ना, ये वर्ब है, वर्ब, और इसका अर्थ होता है अभ्यास करना। जोर से बोलिए, क्या होता है? अभ्यास करना। एक तो होता है अभ्यास और एक होता है अभ्यास करना। आपको पता है क्या होगा? आपको इस वाले प्रैक्टिस की जगह ये वाला प्रैक्टिस, और इस वाले प्रैक्टिस की जगह ये वाला प्रैक्टिस देकर क्या दी जाएगी? एरर्स दी जाएगी। आपको समझ जाना है कि जहां पर नाउन की रिक्वायरमेंट होगी वहां नाउन का प्रयोग करेंगे, और जहां पर वर्ब की आवश्यकता होगी वहां वर्ब का प्रयोग करेंगे सर। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, अब मैं आपसे कह देता हूं कि प्रैक्टिस, आपने ये कहावत तो सुनी होगी सर कि प्रैक्टिस makes a man perfect। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि अभ्यास मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। तो अब इसमें क्या गलती है? देखिए, बताइए मुझे, कौन सा वाला प्रैक्टिस आना चाहिए? एस वाला आना चाहिए कि सी वाला आना चाहिए? बताइए ना सर। मैं बताता हूं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो प्रैक्टिस है ये सब्जेक्ट है, और ये मेक्स जो है इस सब्जेक्ट की वर्ब है। और आप सभी जानते हैं कि जो किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली या तो कोई नाउन होता है और या कोई प्रोनाउन होता है। समझ गए आप मेरी बात? ये वर्ब है मेक्स, इस वर्ब से पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कोई वर्ब तो नहीं होती सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, और नाउन नहीं है ये। नाउन बनाओ, इस प्रैक्टिस की जगह क्या लगाओ? सी वाला प्रैक्टिस लगाओ, सी वाला। समझ गए आप मेरी बात? सी वाला प्रैक्टिस लगाओ। अरे हाँ या ना? सी वाला प्रैक्टिस। हाँ, अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता सर, ऐसे होता, देखो ऐसे होता कि you should practice these questions, you should practice these questions every day। You should practice these questions every day, कि तुम्हें प्रतिदिन इन क्वेश्चंस का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें प्रतिदिन इन क्वेश्चंस का अभ्यास करना चाहिए। तो सर अब मुझे बताओ क्या गलती है? देखिए सर, ये शुड क्या है? ये शुड मॉडल है,
और मॉडल के बाद क्या आती है? वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का ही तो एक पार्ट है। बचपन से मॉडल 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 करते आ रहे हैं। ये मॉडल है क्या? ये हेल्पिंग वर्ब का ही एक प्रकार है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल्स होते हैं, समझ गए? तो मॉडल के बाद तो वर्ब आती है। क्या ये वर्ब है? नहीं है ना, तो हटाओ ना, इसकी जगह कौन सा प्रैक्टिस लगाओ? प्रैक्टिस लगाओ एस वाला। समझ गए आप मेरी बात? एस वाला प्रैक्टिस आएगा। समझ गए दोस्तों? तो ये होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सी वाला प्रैक्टिस और एक एस वाला प्रैक्टिस, दोनों में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है सर, ऐसे बहुत सारे शब्द है। कंप्लेन कंप्लेंट है, इंश्योर इंश्योर है, नेवल नेवल है, साइट साइट है, बहुत सारे शब्द है सर। एश्योर इंश्योर है, एडवाइस एडवाइस है, बहुत सारे शब्द है सर। समझ गए आप मेरी बात? हाँ, अब जैसे देखिए, इसी को देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? एडवाइस लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? ये एडवाइस है ऊपर वाला, और ये क्या है? एडवाइस है। दोनों में दिन रात का अंतर है सर, दोनों में दिन रात का अंतर है। ये एस वाला एडवाइस जो है ना, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सलाह देना। और सी वाला जो एडवाइस है ना, ये नाउन है, इसका मतलब होता है ओनली सलाह, ओनली सलाह। तो आपको क्या होगा? आपको सी वाले की जगह एस वाला और एस वाले की जगह सी वाला देकर क्या दी जाएगी? एरर दी जाएगी। लेकिन हमें पता है कि जहां हमको वर्ब की आवश्यकता होगी हम एस वाला लगा देंगे, और जहां नाउन की आवश्यकता होगी वहां सी वाला लगा देंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसा कि द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। कि डॉक्टर ने, अब वो पूछेगा बताओ ए पार्ट में गलती है कि बी पार्ट में एरर है कि सी पार्ट में है या कोई गलती नहीं है। कि डॉक्टर ने मुझे नियमित रूप से दवाई लेने की क्या दी? सलाह दी। अब देखिए दोस्तों देखो, डॉक्टर तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आनी चाहिए सर, वर्ब आनी चाहिए। यहां तो लिखा हुआ है एडवाइस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, लेकिन ये सी वाला जो एडवाइस है ये तो नाउन है। इन्होंने तो नाउन की सेकंड फॉर्म बना दी, जबकि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म तो किसकी बनती है? वर्ब की बनती है। तो सर ये तो गलत हो गया, एडवाइस्ड नहीं आएगा, एडवाइज्ड आएगा, एस वाला एडवाइस आएगा। बताइए समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना? वो आपसे यूं कहेगा कि आई नीड योर एडवाइस, आई नीड योर एडवाइस इन दिस मैटर। कि इस मामले में मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है, कि इस मामले में, इस मैटर में मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है। अब देखो सर, आई तो सब्जेक्ट हो गया, नीड इसकी वर्ब हो गई, योर ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है योर, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आती है। तो ये क्या? ये नाउन है, ये तो वर्ब है, तो नाउन लगाओ ना सर, एडवाइस कर दो ना, एडवाइस, सी वाला एडवाइस आएगा। बिकॉज पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होती है। बताइए समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों, और देखिए इधर देखो, मैं आपको बताता हूं, ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये क्या है? ये नेवल, और ये क्या है? ये भी नेवल है, नेवल ई लिखा हुआ है, इसमें ए लिखा हुआ है। अंतर क्या है? बहुत डिफरेंस है। जो ई वाला नेवल है ना, ई वाला नेवल, इसका मतलब होता है नाभि। क्या होता है सर? नाभि। जो पेट में नाभि होती है ना, नाभि, उसे बोलते हैं NAVEL, नेवल बोलते हैं उसे। और जो NAVAL होता है ना, नेवल, इसका मतलब होता है सर नौसैनिक। क्या होता है बताइए? नौसैनिक। नौसेना के अधिकारियों को, नौसेना के कर्मचारियों को आगे नेवल वर्ड लगाते हैं सर, नेवल, नौसैनिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन था सर, सीजीएल में आया था क्वेश्चन, मैं आपको उसका आगे का ही पार्ट, इनिशियल पार्ट लिख देता हूं। उसमें था कि द नेवल ऑफिसर, ये लिखा हुआ था सर। आगे पूरा सेंटेंस मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गलती इसी पार्ट में है। द नेवल ऑफिसर ये लिखा हुआ था। अब मुझे बताइए क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप मुझे बताइए दोस्तों। नाभि का अधिकारी, अरे नाभि का अधिकारी नहीं, नौसेना का अधिकारी। तो यहां पर नेवल नहीं आएगा, बताइए क्या आएगा? नेवल आएगा, द नेवल ऑफिसर।
समझ गए आप मेरी बात? तो ये जो टॉपिक है ना सर, इसे हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज ये दिखने में तो होते हैं एक जैसे, लेकिन इनके अर्थ में काफी अंतर होता है दोस्तों, और इनको हमें पहचानना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अरे हाँ या ना, समझ गए आप मेरी बात दोस्तों? तो ये मैं डेमो आपको सिलेबस बता रहा हूं सर। आपको मैंने बताया कि ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों भागों के कंप्लीट आपको टॉपिक्स बताए मैंने। उसके बाद फिर अब मैं आपको ये बता रहा हूं सर। और देखिए, मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। इधर देखिए सर, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कुछ नई बात हमको लग रही है, बताइए ना सर, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है सर? ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है भैया? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब होता है मोर देन व्हाट इज नीडेड, मोर देन व्हाट इज नीडेड, यानी कि आवश्यकता से अधिक। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। अब ये याद रखना कि हमको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में ना तो आवश्यकता से कम पढ़ना है और ना ही आवश्यकता से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि कम भी गलत होता है और ज्यादा भी गलत होता है। तो आपको आवश्यकता से अधिक देकर के क्या दी जाएगी? एरर। आपको फालतू की चीज देकर क्या दी जाएगी? एरर्स दी जाएगी। आप समझ जाना। सर कैसे बताओ ना, कैसे बताओ ना सर? जैसे देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं, आप देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि आई विल मीट यू एट 6 AM इन द मॉर्निंग, कि मैं तुमसे सुबह 6 बजे मिलूंगा, मैं तुमसे सुबह 6 बजे मिलूंगा। अब आप मुझे बताओ, इस वाक्य में आपको कहां पर एरर दिखाई दे रही है? ए पार्ट कि बी पार्ट या सी पार्ट? अरे दोस्तों, गलती सी पार्ट में है। इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है। एम का मतलब ही क्या होता है? सुबह के 6 बजे। जब सुबह के 6 बजे एम लिखा हुआ है तो इन द मॉर्निंग क्यों लिख रहे हो? जरूरत ही नहीं है, ये फालतू है, ये आवश्यकता से अधिक है। इसी को तो सुपरफ्लुअस कहते हैं। बताइए हाँ या ना? समझ गए आप मेरी बात? अगर मैं आपसे कह दूं कि माई फादर विल रिटर्न बैक टुमारो, माई फादर विल रिटर्न बैक टुमारो, कि मेरे पापा कल वापस लौटेंगे, तो सर हमको रिटर्न के बाद बैक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही क्या होता है? वापस लौटना। आपको बैक देकर क्या दी गई है? एरर दी गई है। हमको नहीं लगाना है, रिटर्न के बाद बैक नहीं लगाना, ये सुपरफ्लुअस है। उसी प्रकार रिपीट के बाद अगेन नहीं लगाना, रिपीट के बाद अगेन नहीं लगाना, मे या माइट के बाद पॉसिबली शब्द नहीं लगाना, कैन या कुड के बाद एबल टू नहीं लगाना। समझ गए आप मेरी बात? ये बहुत सारी चीजें हैं, हमको सुपरफ्लुअस कह सकते हैं इन्हें, आवश्यकता से अधिक। रिटर्न के बाद बैक नहीं आता, एम पीएम के बाद मॉर्निंग या इवनिंग नहीं आता, इसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस। तो सिर्फ डेमो है आज का, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। बताइए दोस्तों, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी और नॉट? यस या नो? तो ये सब चीजें हैं जो आपको एग्जाम में आएंगी सर, एग्जाम में आती हैं। इसके अलावा अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो वैसे तो वोकेबलरी आपको याद कराऊंगा मैं डेली, लेकिन कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे शब्द आते हैं सर? जैसे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऑब्लिटरेट। जोर से बोलिए, क्या लिखा हुआ है? ऑब्लिटरेट लिखा हुआ है। जोर से बोलिए, क्या लिखा हुआ है सर? ऑब्लिटरेट लिखा हुआ है। अरे हाँ या ना? इसका अर्थ होता है सर, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता है सर? ऑब्लिटरेट का मतलब नष्ट करना होता है। जैसे इसके सिनोनिम्स क्या होंगे सर? एक तो होगा एनिहिलेट। बोलिए क्या होगा? एनिहिलेट, एनिहिलेट। अब हम वोकेबलरी की बात कर रहे हैं, कौन कौन से कैसे कैसे शब्द एग्जाम में आते हैं सर? अब ये तो आएगा नहीं कि भाई साहब पुअर, पुअर का अपोजिट क्या होगा? रिच होगा साहब। तू तो कस्टम इंस्पेक्टर बन जाओ, तुम ले जाओ इनकम टैक्स, तुम ले जाओ प्रिवेंटिव ऑफिसर, ऐसे कर तुम सचिवालय में बैठ जाओ, पुअर का उल्टा रीच बता करके। अरे भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो 30 लाख सीट का जो है सारे लग जाएंगे, 30 लाख बच्चे, सीट से कम पड़ जाएगी। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। ये थोड़ी है कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा? अगली, अगली का पिछली। अरे भाई, ये सब नहीं आने वाले, ये प्राचीन काल में आते थे, आजकल नहीं आने। अब तो क्या आएगा? ऑब्लिटरेट आएगा, नष्ट करना, एनिहिलेट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं रेवेज।
रेवेज कहा जाता है, डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्शन क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, ऑब्लिटरेट भी कहा जाता है, समझ गए, डिस्ट्रॉय भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉय भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉय भी कहा जाता है, रुइन भी कहा जाता है, रुइन इनका मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना क्या होता है सर, नष्ट करना इनका मतलब होता है, डेसिमेट भी कहा जाता है, डेसिमेट, डेसिमेट भी कहा जाता है, डेसिमेट भी कहा जाता है सर, डिसिपेट भी कहा जाता है, डिसिपेट भी कहा जाता है, इन सब का अर्थ होता है नष्ट करना, समझ गए, ये सब आपको याद करने हैं, बोलिए ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट, एनिहिलेट, रेवेज, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, रुइन, डेसिमेट और डिसिपेट, ये सारे शब्द याद करने हैं, याद रखना, समझ गए, जब इनको रात भर आप इनको पढ़ोगे, तन्मयता और एकाग्रता के साथ पढ़ोगे, तो सुबह तक आपको केवल एक ही याद रहेगा और वो रहेगा डिस्ट्रॉय, जो पहले से ही था। तो फिर क्या आएगा, फिर गुस्सा आएगा, यार पूरी रात पढ़ाई की, याद नहीं हुए, हम फिर मन करेगा कि छोड़ दें, तेरी बस की नहीं है, ये नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आपके मन में आएंगे, लेकिन नहीं सर, डर के आगे जीत है, अगर उस समय हार मान ली तो खत्म खेल, लेकिन दोबारा पढ़ोगे ना, फिर 2 याद रह जाएंगे, फिर 3 रहेंगे, फिर 4 रहेंगे, समझ गए, और धीरे धीरे एक दिन सारे याद हो जाएंगे। दोस्तों समझ गए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझ गए, तो इसलिए इन सबको बार बार पढ़ना, सब कुछ अच्छा होगा। ये है आपके सिनोनिम्स है, क्या है दोस्तों, ये सिनोनिम, समझ गए आप मेरी बात, हाँ हाँ, ये सिनोनिम्स हैं। और सिनोनिम्स के अलावा सर आपसे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स भी आपसे पूछे जाएंगे। एंटोनिम्स का मतलब भी आपसे, विलोम शब्द जो है आपको मालूम है ना, अपोजिट भी आपसे पूछे जाएंगे, समझ गए। और इसके अलावा वन वर्ड जो है, वन वर्ड पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है ना, उसे हम वन वर्ड कहते हैं सर, वन वर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं सर, वन वर्ड कैसे आएंगे, वन वर्ड कैसे आएंगे सर, बताओ ना, वन वर्ड कैसे आएंगे, मैं बताता हूं। ये तो दोस्तों आना बंद होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं वन, one who is unable to pay his debt, one who is unable to pay his debt। अब ये तो सर आना जो है ना, ये थोड़े से इजी हो गए हैं, पहले की अपेक्षा भी ये इजी हो गए हैं, बच्चे सब जानते हैं इनको। तो एक व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा, एक व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट या उसे बोलते हैं बैंकरप्ट। एक पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देखिए आप, एक व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है उसे बोलेंगे बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, समझ गए। तो इसे हम वन वर्ड बोलेंगे। ऐसा प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनमें से कोई एक होगा और दैट विल बी योर आंसर। अरे हाँ या ना। लेकिन एक अच्छे लेवल के वन वर्ड याद करने हैं, अच्छी लेवल की वोकैबुलरीज याद करनी है सर, ये थोड़ा पुराना हो गया है, समझ गए ना। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे कि वन who is excessively concerned, one who is excessively concerned about his और हर हेल्थ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये सीजीएल में 19 में आया हुआ है कि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चिंतित रहता है अपनी हेल्थ के बारे में, जिसको बीमारी लगने का जो है वो हमेशा डर सताता है, उसे क्या बोलते हैं सर, उसे क्या बोलते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, उसे बोलते हैं सर वैलेटुडिनेरियन। बताइए क्या बोलते हैं सर? वैलेटुडिनेरियन उसे कहा जाता है, वैलेटुडिनेरियन कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसको हमेशा ये लगता है कि मुझे तो बीमारी लगने का डर लगा रहता है कि कहीं कोई बीमारी ना लग जाए सर, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेटुडिनेरियन बोलते हैं, वैलेटुडिनेरियन। देख लीजिए कि वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड अबाउट हिज और हर हेल्थ, वैलेटुडिनेरियन कहा जाता है उसे। तो इस प्रकार पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द होता है ना, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ गए? पूरे वाक्य को एक शब्द से सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना, उसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार के आपको बहुत सारे याद करने हैं, बहुत सारे।
समझ गए आप मेरी बात? बहुत सारे आपको याद करने हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होता है इडियम फ्रेज। बोलिए क्या होता है? इडियम फ्रेज होता है लोकोक्ति मुहावरे। लोकोक्ति मुहावरे सर, जैसे हिंदुस्तानी लोग, इंडियंस लोग, हम लोग अपनी भाषा में, अपनी बातचीत में मुहावरों का प्रयोग करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार अंग्रेज भी करते हैं सर, वो भी तो करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 9-2-11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। ऐसे वो लोग बोलते हैं टेकन टू हिल्स, इसका मतलब भाग जाना। वो भी बोलते हैं सर he took to his heels, इसका मतलब क्या होता है? he took to his heels का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ran away, वो भाग गया। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 9-2-11 होना, वो इंग्लिश में बोलते हैं took to his heels, इसका मतलब भाग गया। समझ गए आप मेरी बात दोस्तों? अरे हाँ या ना? took to his heels, इसका मतलब भाग गया। समझ गए आप मेरी बात दोस्तों? और देखिए इसके अलावा और क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोड़ियों के दाम खरीद लिया, कोई प्लॉट या कोई मकान या कोई भी चीज जो हमको बहुत सस्ते में मिलती है, तो हम क्या बोलते हैं? कोड़ियों के भाव खरीद लिया। तो सर वो लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं फॉर ए सॉन्ग। फॉर ए सॉन्ग, फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है एट ए वेरी लो प्राइस। एट ए वेरी लो प्राइस। आपको ये प्रश्न में मिलेगा, क्वेश्चन में आपको मिलेगा फॉर ए सॉन्ग। फॉर ए सॉन्ग आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा और 4 आपको ऑप्शन दिखाई देंगे और एक ऑप्शन में लिखा हुआ होगा एट ए वेरी लो प्राइस, दैट विल बी योर आंसर। फॉर ए सॉन्ग का मतलब क्या होता है? बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में होता है। समझ गए आप? जैसे आपने सुना होगा ब्लू आइड, एक गाना है ब्लू आइज, समझ गए? ब्लू आइड, तो ब्लू आइड का मतलब क्या होता है? ब्लू आइड का मतलब होता है फेवरेट। फेवरेट, ही इज ए ब्लू आइड बॉय, मतलब वह मेरा फेवरेट लड़का है। समझ गए आप मेरी बात? तो इसी प्रकार जैसे हिंदी में होते हैं मुहावरे जो लोकोक्ति, उसी प्रकार इंग्लिश में भी होते हैं, उनको इडियम फ्रेज कहा जाता है। ज्यादा नहीं, हमको 1500 के आसपास ये भी याद करने होंगे। समझ गए? 1500 हमको वन वर्ड भी याद करने होंगे और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी याद करने होंगे और ग्रामर आपको पूरी बताई चुका हूं। और जब ये सब हो जाएगा तो कॉम्प्रहेंशन पार्ट अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये था आज का मेरा डेमो, आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये डेमो पसंद आएगा। बहुत अच्छे से इसको, बहुत स्लोली आप इसको देखिएगा, ईयरफोन लगाकर बड़ी एकाग्रता के साथ। समझ गए? बिल्कुल अपना माइंड को कंसंट्रेट करके आप इसको देखना। मैं कहता हूं कि यू विल फिगर आउट एवरीथिंग वेरी इजीली। दोस्तों, कोई भी चीज हमको असंभव कब तक लगती है? जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते, जब तक हम उसमें उसे प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ही वो हमको असंभव लगती है। वो प्राप्त करने के बाद तो हमारा कॉन्फिडेंस ही बहुत हाई हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर चला जाता है। फिर तो हम सब कुछ पाने की चाह रखते हैं, हमको लगता है कि सब कुछ फिर तो आसान है। समझ गए? और सब कुछ है भी आसान, सब कुछ है भी आसान। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज मैंने आपको डेमो पढ़ाया, ठीक है? सपने देखिए और मेहनत करना चालू कर दीजिए। एक बात और बताता हूं मैं आपको, गरीब कौन है? गरीब कौन है सर? गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। गरीब तो वो है जिसके पास सपने नहीं है। गरीब तो वो है जिसके पास ख्वाब नहीं है सर, तो इसलिए वो गरीब है। समझ गए दोस्तों? तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।